हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 71 राजा सगर। तो इस समय अयोध्या पे राजा सगर का राज था और जो राजा सगर थे वो इक्ष्वाकु के बेटे थे। तो राजा सगर की दो पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था केशनी, जो असुरों की कन्या थी, और जो दूसरी पत्नी का नाम था सुमति, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की वंशज थी। अब जो केशनी थी ना, क्योंकि वो एक असुरों की कन्या थी, तो वो उसके मन में काफ़ी सारा जेलसी और काफ़ी सारा गुस्सा भरा हुआ रहता था। और वो अपना पूरा टाइम जो था वो अपनी सगर की दूसरी पत्नी सुमति के साथ कंपटीशन में लगाती थी। उसका पूरा फोकस ये रहता था कि वो किसी भी तरह खुद को सुमति से बेस्ट साबित कर सके, उसका कंपटीशन चलता रहता था। वहीं जो सुमति थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी और वो अपना टाइम केशनी के साथ कंपटीशन में वेस्ट नहीं करती थी। वो अपना पूरा फोकस अपने हस्बैंड पे लगाती थी। वो राजा सगर की पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी, उनके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करती थी, उनके जो है उनकी केयर करती थी। तो इसका जो है रिज़ल्ट ये निकलता था कि जो सगर थे वो उनका बॉन्ड सुमति के साथ बहुत ही अच्छा बन चुका था। लेकिन केशनी जो थी वो तो अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस ही नहीं करती थी। उसका पूरा फोकस तो सुमति को किसी तरह अपने आप से हराना और अपने आप को जिताना, इसी में लगा रहता था। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में ज़्यादा अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, इनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, लेकिन इनको कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक दिन इस वजह से जो है राजा सगर काफ़ी परेशान थे, चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो सगर ने अपनी दोनों पत्नियों को बुला के कहा कि वो ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए घने वन में जाना चाहते हैं और वो तपस्या के ज़रिए अपने लिए एक संतान का, एक बेटे का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिससे कि उनका वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बेटा हो जाए। तो ये सुन के जो सुमति थी, सुमति ने कहा कि वो भी उनके साथ जाएगी और वो भी तपस्या करके अपने लिए एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। तो जब सुमति जा रही है तो फिर केशनी ने बोला कि अगर ये जा रही है तो मैं भी चलूँगी। मतलब ज़्यादा उसने कुछ सोच समझ के नहीं, बस ये है कि अगर ये जा रही तो मैं भी चलूँगी। ऐसा कह के जो राजा सगर थे वो अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर के घने वन में गए और वहाँ पर उन तीनों ने ब्रह्मदेव की तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें उनका मनचाहा वरदान देने के लिए। तो ब्रह्मदेव को सामने देख के जो केशनी थी, उसको इस बात की चिंता थी कि कहीं सुमति मुझसे पहले वरदान नहीं मांग ले, इसलिए वो पहले सामने आ गई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। अब इस बिहेवियर से किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और जो है ब्रह्मदेव है, उन्होंने कहा कि तुम अपना मनचाहा वरदान मांग सकती हो। तो केशनी ने बिना सोचे समझे ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वो 60,000 बेटों की माँ बनना चाहती। मतलब 60,000 मतलब 60,000, उसको 60,000 सन्स चाहिए थे। तो ये वरदान सुन के सभी लोग चौंक गए और ब्रह्मा ने उन्हें हिंट किया कि तुम ठंडे दिमाग से सोच समझ के वरदान मांगो, क्या तुम वाकई में 60,000 बेटों की माँ बनना चाहती हो। तो केशनी ने अपनी उसमें अडिग्री की, हाँ मुझे तो 60,000 बेटे चाहिए, मैं 60,000 बेटों की माँ बनना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा ने उसे तथास्तु कह दिया। अब उसके बाद में ये सगर और सुमति की बारी थी। तो सगर ने सुमति से कहा कि केशनी ने मुझसे पहले वरदान मांगा है, इसलिए तुम भी मुझसे पहले वरदान मांग लो। तो जो सुमति थी वो काफ़ी वो खुद बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे एक पुत्र दो जो बहादुर हो, ताकतवर हो, बुद्धिमान हो और हमेशा धर्म के मार्ग पे चले, हमेशा मतलब कभी भी वो किसी भी अधर्म की तरफ उसका ध्यान नहीं जाए। बस मुझे एक ऐसा पुत्र दे दो। तो ब्रह्मा ने उसे तथास्तु कहा। अब राजा सगर की बारी थी। अब राजा सगर तो सही मायनों में एक बेटा चाहते थे और वो वरदान तो ऑलरेडी सुमति ने मांग ही लिया था। तो राजा सगर ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मेरी दोनों पत्नियों के जितने भी पुत्र हो वो सभी आपस में मिलजुल के रहे और उनके बीच में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद या एक दूसरे के विरुद्ध जो शत्रुता का भाव है वो कभी भी ना आए। इसलिए मेरे सभी पुत्र एक साथ मिलजुल के रहे। तो ब्रह्मा ने इसे भी तथास्तु कह दिया। इस प्रकार जो है तीनों राजा रानियाँ
अपने मनचाहा वरदान प्राप्त करके अपने अयोध्या महल में वापस आ गए। अब कुछ समय बीतने के बाद में जो है केशनी जो है, रानी केशनी, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ये देख के केशनी और बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो सुमति से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मन में ही सोचने लगी कि अब जो उनके बेटे होंगे वो सुमति के बेटों से बड़े होंगे, तो वो जो राज्य के राजा बनेंगे, नेक्स्ट राजा जो रहेंगे अयोध्या के, वो मेरे बेटे बनेंगे। तो उसके केशनी के प्रेग्नेंट होने के 6 मंथ के बाद में, 6 महीने बाद में सुमति प्रेग्नेंट हुई। हाँ, उसके बाद में जो सुमति थी, जो नॉर्मल 9 मंथ का टाइम पीरियड बीता और 9 महीनों के बाद में सुमति ने एक बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर पुत्र को, बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम राजा रानी ने असमंजस रखा। अब देखिए, जो केशनी थी, जो सुमति से पहले से प्रेग्नेंट थी, सुमति का जो है प्रेगनेंसी उसके 6 मंथ बाद हुई थी और उसके बाद में भी 9 महीने बीतने के बाद जो सुमति को एक पुत्र प्राप्त हो चुका था, लेकिन केशनी की प्रेगनेंसी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उस केशनी का जो पेट था वो काफ़ी बड़े साइज़ का हो चुका था और उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन उसको अभी तक उसकी डिलीवरी हो ही नहीं रही थी। ऐसा करते करते जो सुमति का पुत्र था असमंजस, वो भी 3 महीने का हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि केशनी को और बच्चा होने वाला है। तो अब केशनी के लिए जो है राजा सगर जो है वो वशिष्ठ ऋषि के पास गए। अब जो वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि ने अपने बड़े भाई जो है ऋषि मरीचि, उन्हें बुलाया, अयोध्या में इनवाइट किया, क्योंकि जो ऋषि मरीचि थी वो ह्यूमन बॉडी के बारे में एक्सपर्ट थे और उनको वहाँ पर रानी केशनी के लिए बुलाया गया। तो जब उन्होंने रानी केशनी को चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके पेट में एक बच्चा तो है नहीं, ये 60,000 इन्होंने बेटे मांगे थे, तो 60,000 एम्ब्रियो है, मतलब भ्रूण है, और वो उनके पेट में उनका विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक वुमन के पेट में इतने सारे बच्चे तो नहीं पल सकते। तो मरीचि ने क्या किया कि केशनी के पेट को काट करके वो जो पूरा का पूरा जो 60,000 एम्ब्रियो थे उन सबको उन्होंने बाहर निकाला और जो मटकियों रहती है उस मटकियों के अंदर उन्होंने केमिकल्स वगैरह डाल करके, जिस प्रकार आज के समय में लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को जन्म दिया जाता है, उसी तरीके से 60,000 बच्चों को जन्म दिया। तो यही जो प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस मरीचि ने त्रेता युग में परफॉर्म की थी रानी केशनी के लिए, जिससे एक वुमन को 60,000 बेटों को जन्म दे सकी थी। और यही जो प्रोसेस थी गांधारी के समय, द्वापर युग में, महाभारत में जो गांधारी के समय में यही टेक्निक यूज़ हुई थी। उस समय भी जो वो 100 पुत्रों की जो माँ बनी थी, तो वो नेचुरली उन्होंने कोई मतलब बच्चों को जन्म नहीं दिया था। इसी प्रोसेस से जब ऋषि व्यास ने यही प्रोसेस यूज़ करके गांधारी के 100 पुत्रों को टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जन्म दिया था। तो जब ऋषि, अब ये द्वापर युग तक कैसे पहुँची ये प्रोसेस, तो जब केशनी के ऊपर ये सारी प्रोसेस परफॉर्म की गई थी, तो जो ऋषि वशिष्ठ थे, जो टीचर थे, जो गुरु थे, उनका गुरुकुल था, तो उन्होंने उस कंप्लीट प्रोसेस को किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से क्या क्या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस की जाती है, वो सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित लिखा था। और ये लिखने के बाद में ये जो ज्ञान था, ये जो नॉलेज था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ऋषि व्यास ने भी इस टॉपिक पे स्टडी की थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि गांधारी जो है वो 100 बेटों की माँ बन सकी। तो बैक टू द स्टोरी, अब जो है इस तरह के जो मतलब रानी केशनी थी वो 60,000 बेटों की माँ बन चुकी थी। और जैसा कहा जाता है कि कभी भी भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें ठंडे दिमाग से सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमारे लिए वरदान होता है वही हमारे लिए श्राप बन जाता है। तो यही स्थिति केशनी के साथ हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ठंडे दिमाग से मांगा नहीं, और ये जो वरदान था कि वो 60,000 बेटों की माँ बनेगी, अब वो उनके लिए एक श्राप बन चुका था। क्योंकि इतने सारे बच्चों की जो देखभाल है, और भाई माना कि वो रानी थी और बहुत सारी जो दासियाँ थी वो मदद करती थी, लेकिन फिर भी अब जो है रानी केशनी ने एक तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से बच्चों को जन्म दिया था, और इन बच्चों का टेक केयर करना भी इम्पॉसिबल सा हो गया था। इसलिए रानी केशनी अपने ही वरदान में उलझ के रह गई थी। दूसरी तरफ जो रानी सुमति थी, उनका एक ही बेटा था जिसको वो बहुत ही अच्छे से परवरिश कर रही थी। जब ये सभी बच्चे 12 साल के हुए तो इन सभी बच्चों को वशिष्ठ के आश्रम में
शिक्षा के लिए गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा। और जब उनकी शिक्षा ख़त्म होने वाली थी तो ऐसे मतलब 12 साल के बच्चों को भेजा और 12 साल तक उन्होंने फिर से वहाँ पर शिक्षा ली। तो जब है ना उनका जो बच्चों की शिक्षाओं का जो समय ख़त्म होने वाला था, तो जैसा कि मैंने बताया कि रानी सुमति काफ़ी बुद्धिमान थी, तो उनके आखिरी साल में कि जब उनकी पढ़ाई अब ख़त्म होने वाली और वो वापस लौटने वाले, उसी साल में रानी सुमति ने बहुत ही अच्छे से देख परख कर एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ अपने बेटे असमंजस का जो है विवाह तय कर दिया। और जैसे वो उनकी शिक्षा ख़त्म करके वो लोग वापस से अयोध्या में आए, वैसे ही अयोध्या में आने के थोड़े ही समय बाद में असमंजस का रानी सुमति ने विवाह करवा दिया। और विवाह के बाद 1 साल के अंदर ही असमंजस को एक पुत्र हो गया और उनके बेटे का नाम अंशुमन रखा गया। तो अब जो है राजा सगर जो थे वो दादा बन चुके थे, और इस दादा बनने की खुशी में उन्होंने क्या किया कि अपना जो है बोलते हैं ना रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अपना राज्य जो है राजा के पद से उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया और असमंजस को अयोध्या का राजा बना दिया। और वो अब अपना पूरा जो फ्री टाइम था वो अपने पोते के साथ में बिताने लग गए। तो और दूसरी तरफ जो रानी केशनी थी, उनके जो 60,000 पुत्र थे, अब उनकी भी विवाह करने थे। तो अब जो रानी केशनी जो थी और राजा सगर और राजा सुमति जो थे, वो सभी धीरे-धीरे करके इनके विवाह कर रहे थे, क्योंकि जैसे-जैसे 60,000 पुत्रों का एक साथ विवाह करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियाँ भी मिलनी चाहिए और उस समय पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे-जैसे उन्हें कोई योग्य जो लड़कियाँ मिलती जा रही थी, वैसे-वैसे वो अपने पुत्रों का विवाह करवाते जा रहे थे। तो ये वाली स्टोरी यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।